एज ऑक्सीसोम्स, और इनको प्रोनाउंस क्या करना है, F0 F1 पार्टिकल्स और पार्टिकल्स ऑफ फर्नांडिस एंड मोरन जिन्होंने डिस्कवर किया। मैम ये भी उनका नेम ही है ना, पार्टिकल्स ऑफ। पार्टिकल्स नहीं है, फर्नांडिस एंड मोरन। यही पूरा इनका नेम है ना। हाँ जी, फर्नांडिस एंड मोरन। मैम ये F0 F1 पार्टिकल्स फैक्ट है या फिर कुछ रीजन है इनको ऐसे बोलने के पीछे? आप ये समझ लो कि कुछ स्ट्रक्चर है, मैं आपको आगे ड्रॉ करके बताती हूँ, उसके बेसिस पे बोल दिया है। हेड बेस पीस या एलिमेंट्री पार्टिकल्स, मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। देखो इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये है बेस, इसको कहते हैं स्टॉक, एंड दिस पार्ट इज हेड। ये आ जाता है F0 में, ये है F1। बेसिकली होना क्या है, ये कहाँ प्रेजेंट है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में है ना, यहाँ पे इनर माइटोकॉन्ड्रियल। इसके बाहर क्या है, बेसिकली देखो ऐसे है क्रिस्टे, मैं आपको एक क्रिस्टे के ऊपर बना के बताती हूँ कैसे है। ये हो गया क्रिस्टे, ये हो गई आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये बीच में क्या हो गई, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। वेरी गुड, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं क्रिस्टे जो इनर मेम्ब्रेन के ही आउटग्रोथ है, और ये हो गया पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो इसके अंदर वाली स्पेस क्या हो गई, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है। वेरी गुड, इनर वेरी चेंबर गुड, मैट्रिक्स। इससे पता चलता है आप पढ़ के बैठे हो आज। वेरी गुड। होगा क्या बेसिकली, देखो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे। इनका बेसिकली बेस वाला पार्ट जो है वो अंदर एम्बेडेड है, हेड वाला पार्ट ऐसे बाहर को मैट्रिक्स की तरफ है। ओके मैम। मैम एक बार ये बता दो अपने पूरा नाम क्या लिखा है पार्टिकल्स के बाद? पार्टिकल्स ऑफ फर्नांडिस, फर्नांडिस। हाँ फर्नांडिस एंड मोरन। मैम फर्नांडिस में डी के बाद ई है या ए है? ई डाल लो आप। ओके। तो इन F0 F1 पार्टिकल के थ्रू आप ये समझ लो कि कोई प्रोसेस होगा जिसका नाम है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उससे ना प्रोटॉन पास होंगे, H पॉजिटिव आयन। कहाँ से कहाँ पास होंगे, वो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ आते हैं, और उनके मूवमेंट से ATP बनता है। अभी के लिए इतना समझ लो, बाकी कंप्लीट प्रोसेस जो है वो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स +1 का आपका सेकंड लास्ट चैप्टर वहां आएगा। तो अभी के लिए मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि बेसिकली F0 से प्रोटॉन पास होंगे, प्रोटॉन इज H पॉजिटिव आयंस। क्यों पास होते हैं, क्योंकि पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में उनकी कंसंट्रेशन जो है वो हाई हो जाती है और मैट्रिक्स में लो हो जाती है। तो मुझे बताओ, जब कोई चीज हाई टू लो जा रही है तो अलोंग हुआ या अगेंस्ट हुआ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट? मैम अगेंस्ट। अलोंग। वेरी गुड, हाई टू लो अलोंग। तो जब प्रोटॉन हाई टू लो जाएंगे, लो किधर है मैट्रिक्स में, हाई किधर है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। तो F0 जो है वो रास्ता देगा, चैनल, जैसे होता है ना एक ब्रिज बना हुआ है उनकी मूवमेंट के लिए। और F1 में कुछ ऐसी चेंजेस आएंगी जिस वजह से F1 में जो एंजाइम है ATP सिंथेज वो एक्टिव हो जाएगा, और वो एक्टिव होके क्या करेगा, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ के क्या बना देगा, ATP। तो ATP कहाँ बना, मैट्रिक्स में। तभी माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ADP की फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हाँ डाइफॉस्फेट। तो डाई को ट्राई बनने के लिए क्या चाहिए, एक इनऑर्गेनिक यस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसको ट्राई बनने के लिए एक फॉस्फेट चाहिए जो कि है IP। IP का मतलब है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। मैम एक बार ये वाला प्रोसेस एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। बेसिकली बच्चा एक प्रोसेस का नाम है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम।
वो चलता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जिस वजह से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में प्रोटॉन का H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, मैट्रिक्स में कम हो जाएगा। तो वो कोशिश करेंगे हाई टू लो जाने की, उनको रास्ता देगा F0। F1 में कुछ ऐसी चेंजेस आएंगी कि उसमें एंजाइम एटीपी सिंथेज जो है वो एडीपी को एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जोड़ेगा और बन जाएगा एटीपी। मैम वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उसके अंदर ही प्रेजेंट होगा? इसका मतलब दोनों चीजें माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में थी, बस उनको जोड़ना था। तो जोड़ने का काम, रोटेट करने का काम क्या किसने किया? F0 F1 ने। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम जब F0 पार्टिकल्स क्रिस्टल पे प्रेजेंट है तब बेस अंदर वाली साइड है? हाँ जी। ओके मैम। और जो हेड है वो किसको फेस कर रहा है? मैट्रिक्स को। ओके मैम। डन मैम। सबने कर लिया कंप्लीट? मैम 1 मैम मिनट। 1 सेकंड। यस मैम। डन मैम। डन मैम। मैम डन। मैम डन। सबने? यस मैम डन। यस मैम। ओके, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट देन। अब आप लिखोगे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चा ये नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन माइक सब म्यूट कर लो। इज द साइट ऑफ ETS मैंने आपको कहा कब पढ़ोगे आप? 11th का सेकंड लास्ट चैप्टर। बिकॉज ये जो मैं आगे वाली लाइन लिखूंगी ये डायरेक्ट क्वेश्चन आई थी नीट में। 4 स्टेटमेंट गिवन है, जैसे उनमें से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट गिवन थी वहां पे और वही आंसर था। बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स एंड एंजाइम्स, electron carriers and enzymes for ETS are found in inner membrane only। वहां पे लिखा था कि ये प्रेजेंट होते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जो कि गलत हो गया। इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ओनली। वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल क्या है? दोबारा से ये रिवाइज कर लो, दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और ETS इनर चैम्बर। लिखो ये। Excuse me, ma'am. हाँ जी। Ma'am, can you explain this point once again briefly? ETS is the electron transport system where electrons are carried or transferred from one carrier to the another, that you will study in the second last chapter of 11th। Basically इसमें होगा क्या? Due to transfer of electron from one point to another क्रिएट हो जाता है प्रोटोन ग्रेडियंट, मतलब H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में हाई, मैट्रिक्स में लो, जिस वजह से एटीपी बनता है। मैंने अभी बताया आपको, प्रोटोन जाते हैं जिस वजह से एटीपी बन जाता है। तो जो ETS है जिस वजह से प्रोटोन ग्रेडियंट बन रहा है, उसके एंजाइम्स उसमें जो काम करेंगे, या जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होंगे
वो सिर्फ और सिर्फ इनर मेम्ब्रेन में ही होते हैं, ना आउटर में है, ना पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में है, ना वो मैट्रिक्स में है। इस वजह से ईटीएस सिर्फ कहाँ चलेगी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। और बच्चा ये जो प्रोसेस है एटीपी के बनने का प्रोसेस है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के थ्रू, ये सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है। इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। देखो फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का जुड़ना, और वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन की, इसीलिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। प्रोसेस ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे मैम। हाँ जी मैम मुझे एक डाउट है, जो मैम जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसको इनर चैम्बर भी बोलते हैं? ना, इनर चैम्बर मैट्रिक्स को बोलते हैं। ओके मैम। इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस पहले एक्सप्लेन किया उसको कह देते हैं ऑक्सीडेटिव, हाँ जी, मैम ये एडीपी एंड आईपी लिखा हुआ है। हाँ जी, इससे पहले वाले पॉइंट में देखो बच्चे, जो डायग्राम है वहां पे मैंने आईपी और एडीपी की फुल फॉर्म भी लिखी है, मिल गई? मिल गई या नहीं? अब आ जाते हैं मैट्रिक्स पे। इन मैट्रिक्स क्या प्रेजेंट होगा मैट्रिक्स में? सिंगल सिंगल, सर्कुलर डीएनए। ये लिखवा दिया, ये नो मैम। यस लिखवा दिया, मुझे भी लग रहा आप है। मुझसे पहले वाले में लिखवाया हुआ मैम है डायग्राम में लिखवा दिया था थोड़ा सा। बस वही वही वहां पे लिखवा दिया है, तो एक पॉइंट अब उसकी वजह से ही लिखो। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया होगा सेमी ऑटोनोमस। ऑटोनोमस इज ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों? क्योंकि ये अपने 50% से 50% काम खुद कर लेता है, 50% के लिए इट डिपेंड्स ऑन द मेन न्यूक्लियस। अब 50% काम खुद क्यों कर लेता है? क्योंकि इसमें अपना डीएनए एक तो, और 70s राइबोसोम है, तो प्रोटीन सिंथेसिस हो ही सकती है इसके अंदर। यस मैम। तो लिखोगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इट्स ओन डीएनए, जो कोई कैसा है, सिंगल सर्कुलर डीएस डीएनए डीएस का मतलब डबल स्ट्रैंडर। yes डबल yes स्टैंडर्ड। okay good, and 70s ribosomes, it can perform most of the function on its own it can perform most of the functions on its own and depends on nucleus for some. So it is known as semi-autonomous organelle. सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली इंपॉर्टेंट है बच्चा ये। Excuse me, ma'am. हाँ जी
मैम ये प्लास्टिड्स भी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स होते हैं ना? हाँ, 2 पॉइंट कॉमन है। ये मैं आपको क्लोरोप्लास्ट में भी लिखवाऊंगी नहीं वहां पे, अब ये मैं अब लिखवा दूंगी सेम एज माइटोकॉन्ड्रिया। और एक नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोट मानते हैं हम इसको, कि पहले ये एक बैक्टीरियल सेल था, फिर ये एक यूकेरियोटिक सेल में चला गया और उसका पार्ट बन के रह गया। एंडो मतलब उसके अंदर, सिम्बायोट जब दो जने म्यूचुअल एसोसिएशन में रहे, एक दूसरे को बेनिफिट दे, तो उसके भी सेम है, क्लोरोप्लास्ट को भी कहते हैं, इसको भी कहते हैं। ओके मैम। ये लिख लिया आपने? मैम प्लास्टिड्स के Yes, अंदर तो ma'am. 3 तरह के होते हैं ना, तो क्रोमोप्लास्ट में भी मेनली सिमिलर ही होगा क्लोरोप्लास्ट, उसके। मेनली क्लोरोप्लास्ट के लिए यूज करते हैं हम ये। ओके मैम। डन मैम। फिर नेक्स्ट लिखोगे माइटोकॉन्ड्रिया, मैं यहाँ पे साथ में लिख दूं क्लोरोप्लास्ट, मतलब ये Yes, नेक्स्ट ma'am. टॉपिक के लिए है, एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों के लिए, क्योंकि ये भी पॉइंट सेम है। एंड क्लोरोप्लास्ट आर कंसिडर्ड एज बैक्टीरियल इन एंडोसिम्बायोट्स क्यों? बिकॉज as they resemble bacteria in many features, कौन से वो फीचर्स हैं? फर्स्ट है बच्चे प्रेजेंस ऑफ पोरेन्स इन द आउटर मेम्ब्रेन। अब आप बता सकते हो ये क्यों है? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में भी पोरेन्स होते हैं, और कहाँ होते हैं? क्लोरोप्लास्ट को छोड़ दो अभी, चलो वो तो मैं आपको आगे बताऊंगी, मतलब क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में भी होते हैं। उसके बिना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कौन सी लेयर में होते हैं? एलपीएस। सेकंड LPS। सेकंड सिमिलैरिटी प्रेजेंस ऑफ इन दोनों में और बैक्टीरिया में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। और क्या होंगे? दोनों तीनों में ही, तीनों मतलब बैक्टीरिया 70S राइबोसोम्स। नेक्स्ट है बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन कहाँ होती है जिस वजह से एटीपी बनेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेरी गुड। और माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ हो रही है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, बेसिकली मेम्ब्रेन ही है। और अभी आपको आगे क्लोरोप्लास्ट में मैं बताऊंगी, वहां पे भी एक मेम्ब्रेन ही होती है, थाइलेकोइड जिसको कह देते हैं, वहां पे भी बेसिकली मेम्ब्रेन पे ही बन रहे हैं। तो लिखोगे ईटीएस एंड एटीपी फॉर्मेशन अकर्स ऑन दी मेम्ब्रेन, तीनों में मेम्ब्रेन पे हो रही है। मैम हाँ जी। मैं आपने सेकंड पॉइंट में प्रेजेंस ऑफ के बाद क्या लिखा है? डीएस। बच्चा बहुत बार हो गया है ये वाला पॉइंट, अभी भी आपको डाउट लग रहा है ये? डीएस कितनी बार लिख चुके हैं हम, कितनी बार मीनिंग बता चुकी हूँ मैं आपको? व्हाट इज डीएस? डबल स्ट्रैंडेड। Double stranded. डबल स्ट्रैंडेड, यस। लास्ट है डिवीजन बाय बाइनरी फिजन। देखो बैक्टीरिया में भी बाइनरी फिजन से मल्टीप्लिकेशन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी बाइनरी फिजन से आगे डिवाइड करता है, और क्लोरोप्लास्ट नहीं बाइनरी फिजन करता। क्लोरोप्लास्ट के केस में प्रोप्लास्टिड्स होते हैं, मतलब पहले रॉ मटेरियल होता है जिसको प्रोप्लास्टिड्स कहते हैं, फिर उनसे प्लास्टिड्स बनते हैं, और फिर आगे वो डिफरेंशिएट होते हैं एज अ क्लोरोक्रोमो या ल्यूकोप्लास्ट, आगे कैटेगराइजेशन है। तो उस केस में प्रोप्लास्टिड्स। क्लोरोप्लास्ट में डायरेक्ट बाइनरी फिजन नहीं होती इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये आपको नेक्स्ट जब आप अभी क्लोरोप्लास्ट शुरू करेंगे वहां समझ आ जाएगा। बाकी सारे पॉइंट क्लियर है? यस मैम। तो इसको आप बोल सकते हो सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनेली है ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, यस मैम। क्योंकि बाइनरी फिजन से डिवाइड कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी मैम। ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली में एक तो माइटोकॉन्ड्रिया आता है, दूसरी क्लोरोप्लास्ट, साथ में लिख लो यहाँ पे, दो ऑर्गेनेली हैं सेमी ऑटोनॉमस। सेम रीजन है, क्लोरोप्लास्ट में भी अपना डीएनए और 70S राइबोसोम होते हैं। ऐड कर लो आप ये।
हाँ जी, डन। मैम मैम एक्सक्यूज मी मैम, शो कर दो। हाँ जी। मैम ये जीसी कंटेंट में रिच होंगे? हम्म। मैम नेक्स्ट पॉइंट, हाँ जी। मैम जो बाइनरी फिजन के बाद ब्रैकेट में लिखा है ना वो नहीं समझ आया ये मैम ने दूसरा वाला। ये मैंने कहा तो प्लास्टिड नेक्स्ट टॉपिक है ना, उसमें समझ आ जाएगा ये। ओके मैम। कंप्लीट। यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट, मतलब ये खत्म हो गया बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोट वाला पॉइंट। आगे लिखो, डीएनए इन माइटोकॉन्ड्रिया। मैम 2 मिनट दिखा दो। हो गया मैम। इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, या उसको माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम बोल देते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम है उनको माइटोराइबोसोम्स बोल देते हैं। मैम लेकिन इनका जो ये तो दूसरे में भी क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होते हैं तो फिर तो स्पेसिफिक नेम क्यों? ऐसे ही तो वहां पे बोल दोगे क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम या क्लोरोप्लास्ट जीनोम, कुछ नहीं, ऐसे ही बस। ओके मैम। फिर आप लिखोगे फंक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया के। बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या फंक्शंस है, कई तो लिखवा चुकी हो अभी तक। एनारोबिक रेस्पिरेशन। वेरी गुड, मैम एटीपी जनरेशन के साइट लिए। ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, बहुत बार क्वेश्चन आएगा आपको। हाँ जी, एटीपी जनरेट हो रहा है तो पावर हाउस ऑफ द सेल है। रेगुलेट्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। यस। एसिड के उस साइकिल के लिए यूज होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल as it generates ATP. मैम ये तो कोई लिखवा दिया था आपने। चलो नहीं लिखना ना लिखो। regulates metabolic activities of the cell. Responsible for building various hormones like estrogen and progesterone. कहाँ से बता रहे हो? helps in It produce RNA molecule. okay oxidation of carbohydrates, proteins and जो फैट्स के लिए ऑक्सीडेशन उसका स्पेशल नेम है, एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। सारे फंक्शन याद करने होते बच्चे। और जो एनर्जी बनेगी यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में वो कहाँ यूज होगी? सारी एक्टिविटीज में हमारी बॉडी की, आपकी सुनने में यूज हो रही है, मेरी बोलने में यूज हो रही है, सारे लाइफ प्रोसेसेस में। यस, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया is utilized
in muscle contraction, nerve impulse conduction, and various other activities of body. Done, ma'am. हाँ जी, complete. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, 1 ma'am. minute, ma'am. Yes, ma'am. And 1 minute. Okay. No, ma'am, wait. Done, ma'am. फिर लिखो. मैम 1 मिनट पीछे कर दो. हाँ जी, complete. Yes, ma'am. कुछ और बचा Yes. इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ऐसे लिख लो अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. ये आपको 12th में जेनेटिक्स में यूज होंगे. देखो, जब एग और स्पर्म की फ्यूजन होती है, एग और स्पर्म जब फ्यूज होते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, तो क्या बनता है एग और स्पर्म की फ्यूजन से? जाइगोट कहते हैं उसको. जायगोट. तो बच्चा जब जाइगोट जो है ना, उसमें देखो न्यूक्लियस तो दोनों का फ्यूज होगा, एग और स्पर्म का, पर जो साइटोप्लाज्म है ना वो सिर्फ एग का जाता है, क्योंकि स्पर्म में तो साइटोप्लाज्म इतना होता ही नहीं है, उसका सिर्फ न्यूक्लियस जाता है. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो साइटोप्लाज्म में चीजें हैं वो कहाँ से आएगी? हमेशा एग से. और बच्चा जो डीएनए है वो कहाँ प्रेजेंट है न्यूक्लियस के बिना? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में. तो जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट वाला डीएनए है वो हमेशा किससे जाएगा? एग से. एग आएगा कहाँ से? मदर से. तो इस इनहेरिटेंस को कहते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस, जो मदर से ही, जो ट्रेट्स में हम हमेशा मदर को ही रिजेंबल करेंगे. और इसको कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस आउटसाइड द न्यूक्लियस, या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म के थ्रू हो रही है. क्लियर है सबको ये पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. तो लिखोगे, यही पहला पॉइंट है. जीन्स फॉर मैम आपने साइटोप्लाज्मिक मदर में. इनहेरिटेंस के बाद क्या बताया? कनेक्शन नेटवर्क इशू था. ओके, मैं दोबारा से बता रही हूँ. एग मदर से आ रहा है, स्पर्म फादर से आ रहा है, दोनों फ्यूज हो रहे हैं तो जाइगोट बन रहा है. अब जाइगोट को जो न्यूक्लियस है वो तो दोनों के जाते हैं, एग और स्पर्म दोनों के फ्यूज होके डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, क्योंकि एन नंबर आता है एग से, एन नहीं आते हैं क्रोमोसोम स्पर्म से. पर जो साइटोप्लाज्म है वो सिर्फ एग का जाता है. स्पर्म जो है वो सिर्फ अपना न्यूक्लियस डोनेट करता है, उसका साइटोप्लाज्म वैसे भी उसमें उतना होता ही नहीं है. तो जो साइटोप्लाज्म में चीजें हैं, जो साइटोप्लाज्म में डीएनए जो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है, वो हमेशा कहाँ से जाएगा जाइगोट को? मदर से, एग से. एग मदर से आ रहा है तो इसको कहते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस, क्योंकि मदर से हो रहा है, या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस क्योंकि आउटसाइड द न्यूक्लियस है, या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. व्हाट इज इनहेरिटेंस? कैरेक्टर्स का एक से दूसरी जनरेशन में पास होना. हम अपने पेरेंट्स को क्यों रिजेंबल करते हैं? ड्यू टू इनहेरिटेंस, क्योंकि हमारे पास उनका ही डीएनए है. तो जीन्स फॉर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, इसका क्या मतलब हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जीन्स होते हैं जो मेल को फर्टाइल बनाते हैं एक प्लांट में जिसका नाम है मेज. पर अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया के जीन डिफेक्टिव होंगे तो आगे मेल जो बनेगा उस प्लांट से वो स्टेराइल होगा, नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस. वो कहाँ प्रेजेंट है? जीन्स फॉर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आर जनरली लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम. तो ये कौन सी इनहेरिटेंस शो करेंगे? माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस. नहीं, ये तो मैंने टर्म ही नहीं यूज की. सो दे शो मैटरनल, जो मदर हो रही है,
या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्योंकि आउटसाइड दी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म से हो रही है, या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। मैम एनिमल्स में भी सेम केस ही है। हाँ जी, हमारे में बस माइटोकॉन्ड्रिया हमें मिलेगा एग का, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट तो होता नहीं है ना। ये मैंने आपको लिखवा दिए थे क्रेब्स साइकिल के और क्या नाम है? यस मैम। यस मैम। माइटोकॉन्ड्रिया मेटाबॉलिकली एक्टिव है इनएक्टिव है, वो सेल्स पे डिपेंड करता है कितना ज्यादा वो डेवलप्ड है या नहीं है, ये लिखवाया था? नो मैम मैम। बताया नो था। मैम ये नहीं लिखवाया। मैम ये लिखा था नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल कैन वेरी। ओके 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 हाँ नेक्स्ट, यस सो इट मैम इज वो लिखा मोर है कि डेवलप्ड, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, इट इज मोर डेवलप्ड इन मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स। जितने सेल ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा एनर्जी लग रही है, तो वहां पे उतना ही ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप है, इसका मतलब मोर डेवलप्ड इन मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स। इट अकर्स इन टू फॉर्म्स। जिन सेल्स में ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए वहां पे वो इनएक्टिव होगा, और जहाँ पे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिव होगा। इसका क्या मतलब है? एक होती है इनएक्टिव या ऑर्थोडॉक्स स्टेट, जिसमें नंबर ऑफ क्रिस्टे आर लेस, क्योंकि क्रिस्टे का नंबर कम है तो इसका मतलब जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें क्रिस्टे बहुत कम होंगे और ऐसे छोटे छोटे डेवलप होंगे अभी, क्योंकि क्रिस्टे कम मतलब एंजाइम का नंबर कम हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया। दूसरी है एक्टिव या कंडेंस्ड स्टेट, जहां पे नंबर ऑफ क्रिस्टे आर मोर, क्योंकि उनको एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करनी है तो ज्यादा एंजाइम लगेंगे, ज्यादा एंजाइम के लिए उनको सरफेस एरिया इंक्रीज करना पड़ता है, ऐसे ज्यादा क्रिस्टे होंगे। तो अगर क्रिस्टे कम है यहाँ पे तो मैट्रिक्स ज्यादा है, यस मैम। और इधर क्रिस्टे ज्यादा है तो मैट्रिक्स कम। लो। दैट्स इट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट बचा, हम आ जाते हैं प्लास्टिड्स पे। प्लास्टिड के बहुत सारी चीजें आपको बहुत इजी लगेंगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारा कुछ बता दिया है, काफी चीजें सेम है जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के लिए सेम हो जाती हैं। डन मैम। मैम 1 मिनट। डन मैम। डन मैम। मैम डन मैम। नेक्स्ट लिखो प्लास्टिड्स। ये भी क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, सेकंड ऑर्गेनेली इन डबल मेम्ब्रेन बाउंड प्लास्टिड्स। क्लियर है ना ये वाला पॉइंट सबको? हम डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली वाला टॉपिक कर रहे हैं। यस मैम। तो लिखोगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड, इनका ना बाकी ऑर्गेनेली के कंपैरिजन में साइज ज्यादा होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली discovered by Ernst Haeckel. Discovered by Ernst Haeckel. Undifferentiated प्लास्टिड, जो अभी बिल्कुल न्यूली फॉर्म्ड प्लास्टिड्स होती हैं सेल में,
आर कॉल्ड प्रोप्लास्टिड्स, उनको कहते हैं प्रोप्लास्टिड्स, जिनमें अभी हमें पता ही नहीं है आगे जाके क्या डेवलप होना है, क्योंकि आगे इनकी 3 टाइप की डेवलपमेंट पॉसिबल है। प्रोप्लास्टिड्स which may develop into any type of plastid ये सारे प्लांट सेल्स में देखी गई हैं, फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स, उसके बिना प्लास्टिड्स कहाँ होती हैं, एंड इन यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिना सुना है आपने, उसी के ग्रुप का नाम है यूग्लिनॉइड्स। एनिमल्स में तो ऑब्वियसली प्लास्टिड्स नहीं होंगी। इजिली ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप, क्यों? कंपैरेटिवली साइज लार्ज है इनका। as they are large in size. Depending on the color and type of pigments present, they are of mainly 3 types. They are of mainly 3 types. एक होती है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। yes, chromoplast and chloroplast. तो 1 by 1 सबको डिस्कस करेंगे अब। ओके मैम। मैम इनका डायग्राम नहीं बनाना? बनाएंगे बच्चे, आप भी आगे। ओके मैम। ल्यूको क्रोमो का तो जरूरत नहीं है, क्लोरो का ही बनाएंगे। डन मैम। हाँ जी, कंप्लीट सबने? यस मैम। 1 मिनट मैम। 1 minute. ओके। डन मैम। फिर आप लिखोगे फर्स्ट। मैम एक बार दिखा दो मैम। मैम लास्ट पॉइंट। मैम डन। फर्स्ट लिखो ल्यूकोप्लास्ट। हाँ जी, ये होंगी कलरलेस प्लास्टिड, जिनमें कोई पिगमेंट नहीं होता। कलरलेस प्लास्टिड्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी पिगमेंट। yes photosynthetic pigment बच्चे माइक म्यूट कर लो। प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस। फोटोसिंथेटिक तो नहीं होते? नॉर्मली फोटोसिंथेटिक ही होते हैं बच्चे। चलो आप पिगमेंट ही लिख लो, क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करनी है। पर सबका रोल होता ही है बच्चा फोटोसिंथेसिस में। इवन जो क्रोमोप्लास्ट के पिगमेंट्स हैं उनका भी रोल है, वो एक्सेसरी पिगमेंट्स में आ जाते हैं, लाइट अब्सॉर्ब करने में वो भी हेल्प करते हैं। प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस इन नॉन ग्रीन सेल्स इनमें ग्रेना नहीं होते। अब ग्रेना क्या है वो आपको आगे समझ आएगा। ग्रुप है, ग्रुप होता है थाइलेकोइड्स के, जैसे कॉइन्स नहीं होते, जैसे आपको कई कॉइन्स को रख दो वैसा होता है ग्रेना। तो यहाँ ग्रेना नहीं होगा। अब इनका काम क्या होगा,
they help in storage of different nutrients. उसके बेसिस पे आगे इनके नाम है storage of different nutrients like एक होते हैं अमाइलोप्लास्ट जो क्या स्टोर करेंगे स्टार्च कंटेनिंग वेरी गुड कार्बोहाइड्रेट स्टार्च तो स्टार्च का मेन रिच सोर्स कौन है पोटैटो जो कि हम पोटैटो की स्टेम खाते हैं उसको पोटैटो ट्यूबर बोल देते हैं इवन जो व्हीट राइस खा रहे हो वो भी क्या है स्टार्च दूसरा लायोप्लास्ट या ओलियोप्लास्ट भी बोल देते हैं इसको बिकॉज दे स्टोर्स ऑयल्स and fats. और फैट्स यस इसमें एग्जांपल है जैसे कैस्टर के सीड में ऑयल होता है सोयाबीन हाँ सोयाबीन लिख सकते हो नेक्स्ट इज एल्यूरो या प्रोटीनोप्लास्ट जो बेसिकली प्रोटीन स्टोर करते हैं मैम जी मैम ओलियोब्लास्ट का दूसरा नेम क्या लिखा है ELIAO तो प्रोटीन कहाँ होता है मेज ग्रेन्स में उनमें भी एक लेयर है उनकी एंडोस्पर्म की उसको कहते हैं एल्यूरोन लेयर तो आप पूरे लिख लो एल्यूरोन लेयर ऑफ मेज ग्रेन्स इतना ही है बच्चा ल्यूकोप्लास्ट में मैम हाईलाइट कर दो मैम इम्पोर्टेंट पॉइंट अमाइलो का कई बार क्वेश्चन आ जाता है एल्यूरो का आ जाता है और ये ग्रेना एब्सेंट भी कई बार आया है मैम एक्सक्यूज मैम बोलो मैम जो कैस्टर ऑयल है ये ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है वो अब नाम से बोल रहे हो यस मैम ऐड आती है ना एक हाँ हो भी सकता है पता नहीं मैंने नहीं कभी ये सोचा नहीं एक सेकेंड वो ऐसे भी नाम हो सकता है वैसे है तो ऑयल ही पर अब ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है या नहीं ये नहीं मुझे पता मैम हाँ जी मैम वो तो मैम कंपनी का नाम हेयर्स है वगैरह के लिए अच्छा होता है बस ये है वो हाँ तो मुझे भी यही लग रहा है ये कैस्ट्रोल तो वेजिटेबल ऑयल है ये तो ना वो नहीं है मैम जो ये एल्यूरो लेयर लिखी है मैम ये मेज की या ग्रेन्स की मेज ग्रेन्स ही मक्की के जो दाने हैं उन्हीं को ग्रेन्स बोलते हैं मेज ग्रेन्स एक ही वो है मीनिंग है इसका अच्छा ओके मैम डन मैम नेक्स्ट क्या है क्रोमोप्लास्ट क्रोमो वर्ड का मतलब ही क्या होता है कलरफुल तो ये है कलर्ड प्लास्टिड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स जिनका नाम है कैरोटीनॉइड्स इनके आगे दो तरह के पिगमेंट्स होते हैं कैरोटीनॉइड्स में भी वन इज कैरोटीन ज़ैंथोफिल्स वेरी गुड दूसरे हैं ज़ैंथोफिल्स which gives कौन सा कलर देते हैं ये रेड ऑरेंज येलो ब्राउन कलर 2 या तो पेटल्स होती है नॉर्मली बात कर रही हूँ एक्सेप्शन सब जगह है 2 petals of flower for attracting insects for pollination फ्रूट्स हाँ वो भी सेम ही काम है
वो भी आपको मैं बता रही हूँ फ्रूट्स में कलर कैसे आ जाता है। दूसरा, दे गिव कलर टू फ्रूट्स इन सम केसेस। सेपल्स भी हो सकते हैं, इतना चलो रहने ही दो, इतना क्यों करना है। कुछ केसेस में आपने देखा होगा लीव्स भी होते हैं फ्लावर के, प्लांट के कलर, तो वो हो सकता है। मैम चिलीज में भी कलर आ जाता है। अभी बता रही हूँ वो। ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ चिलीज, चिली टमाटो, एक्चुअल में है होता क्या है वहां पे, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो कि पहले ग्रीन होती है ना अनराइपन्ड, यस मैम, गेट कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट। तो इसका मतलब क्लोरोक्रोमो में चेंज हो सकता है, पर कभी ऐसा होता है कि रेड चिली दोबारा से ग्रीन हो गई? No, but chromoplast can never change into chloroplast. मैम ऐसा कैसे होता है? आपने नहीं देखा कभी? नहीं मैम, वो तो देखा है मैम मैंगोज में होता कैसे ये पूछ रहे हो? यस मैम। बच्चा बेसिकली जो क्लोरोप्लास्ट है ना उसमें ऐसा नहीं है कि कैरोटीनॉइड्स नहीं होते, कैरोटीनॉइड्स वहां पे भी होते हैं, पर वहां पे पहले क्लोरोफिल डोमिनेंट है तो ग्रीन कलर है। अब जब क्लोरोफिल ने अपना काम कर दिया, फोटोसिंथेसिस हो गई है, फ्रूट राइपनिंग पे आ गया है, अब उसको फोटोसिंथेसिस करने की जरूरत ही नहीं है, उसमें न्यूट्रिएंट स्टोर हो गए, तो क्लोरोफिल का अमाउंट कम हो जाएगा और इनका ज्यादा हो जाएगा। ओके मैम। मैम यस मैम जो कई राइप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं वो तो ग्रीन ही होते हैं। हाँ तो उनमें नहीं उनमें चेंज सिर्फ होते। ऑरेंज कलर ऑफ रूट्स ऑफ कैरेट, कैरेट की क्या खाते हैं हम? रूट्स। वो भी क्यों है? ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। तो वहां पे देखो रूट्स में क्रोमोप्लास्ट ज्यादा डेवलप हो गया। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है, सबसे ज्यादा इसी का क्वेश्चन आया है अभी तक। यहाँ बस ये पॉलिनेशन के लिए कि कलरफुल अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैम कई केसेस में ल्यूकोप्लास्ट भी कन्वर्ट हो जाता है ना क्रोमो में। यही हो रहा है ऑरेंज की रूट्स में ना, मैं कह रही हूँ ऑरेंज की रूट्स में, कैरेट की रूट्स में। हाँ वो पहले कलरलेस ही होती हैं। ओके मैम। मैम हाँ जी। मैम ये क्रोमोप्लास्ट में केवल कैरोटीनॉइड्स ही होते हैं और कोई पिगमेंट्स भी होते हैं? कैरोटीनॉइड्स ही होंगी क्रोमो में। क्लोरो में बोल रहे हो या क्रोमो? मैम क्रोमो 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 में कैरोटीनॉइड्स ही होंगे, क्लोरो में सब होते हैं, जो कि अगली क्लास में करेंगे। ओके मैम। ओके मैम। डन मैम। ओके बच्चा, यहाँ तक कंप्लीट करके आप चीज कर सकते हो और जो डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो। मैम मैम क्रोमोप्लास्ट होता है उसके हाँ जी बोलो। क्रोमोप्लास्ट के पिगमेंट्स लाइट एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। वो भी करते हैं हाँ, पर वो मेन काम नहीं होता उनका। मैम डार्क रिएक्शंस में फिर इनका कोई काम होता है? ना, डार्क रिएक्शन में पिगमेंट्स का कोई काम नहीं है, ये इनका काम होता है लाइट रिएक्शन में, लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब करना। मैम तो डार्क रिएक्शंस कौन से के स्ट्रोमा में होते हैं? हैं? मैम वो प्लास्टिड्स की स्ट्रोमा में होते हैं ना डार्क वो रिएक्शन? क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में होते हैं, बाकी किसी में नहीं होगी डार्क रिएक्शन। ओके मैम। मैम हाँ जी बोलो। मैम ये ग्रैनम लाइट रिएक्शन का साइट होता है ना? हाँ, जिनको डाउट्स नहीं है और जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है दे कैन लीव। ओके मैम, गुड इवनिंग। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग मैम। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे, बाय। एक सेकंड में रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं। हाँ जी बोलो बच्चा, क्या डाउट?